पिछले क्लास में 4 न्यूमेरिकल दिया गया था बनाने के लिए, उसको भी हम चेक नहीं कर रहे हैं। पहले आगे का पूरा थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि बीच में जो 2 न्यूमेरिकल आपका छूटा हुआ है 71 और 72, वो भी बन जाए, सबको एक ही साथ कर लेंगे। प्लीज शांत हो जाइए अब। ऑस्मोटिक प्रेशर चल रहा था, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है नहीं है वो सबको आप डिटेल में कल समझे थे, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में हम उसको लेके चलेंगे। एक्चुअल में ऑस्मोटिक प्रेशर को एक और नाम से जाना जाता है और एक और तरीके से निकाला जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहा जाता है। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है यह एक फिजिक्स का टर्म है, लेकिन यहाँ भी आप थोड़ा सा उसको समझिए। तो नीचे नोट करके आप ये बात लिखेंगे, लिखिए ऑस्मोटिक प्रेशर is also known as hydrostatic pressure. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मतलब ये हुआ कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ही हम किस चीज़ से इंडिकेट करेंगे? पाई से। लिखेंगे, नीचे डिफाइन करेंगे इसको, एक अलग तरीके से तरीका होगा अलग निकालने का। एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप ड्यू टू increase in height of solution to stop the process of osmosis is called hydrostatic pressure। अब ये डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है इसमें अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक इसको एक फिगर पर समझाया ना जाए। हम इस डेफिनेशन पर फिर से आएंगे, अभी तो हम इसको मिटा देंगे, फिलहाल आप भी लिख लीजिए इसको। एक फिगर पर समझिए ये कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे निकाला जाता है, कहाँ से ये प्रेशर डेवलप होता है, क्या क्या होता है। और थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल बनाने में निश्चित रूप से गलती कर बैठेंगे। यहाँ सब कुछ आते रहेगा, आपका आंसर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज का भी होना ज़रूरी है। जो नहीं भी होगा तो हम बता देंगे सब, बट आपको ध्यान देना चाहिए। मिटा दो इसे। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को समझने के लिए हम एक ओपन कंटेनर लेते हैं, बर्तन लेते हैं, और इसमें पानी भर लेते हैं। इसमें प्योर वाटर भरा हुआ है। इसमें एक इस टाइप का बर्तन डुबोया जाता है, और इसके सबसे निचला फेस पर, इस जगह पर
देखिए यहाँ ध्यान से, ये जो हम ग्रीन कलर से इंडिकेट किए हैं, एक्चुअल में ये हम एसपीएम लगाए। क्या है ये? एसपीएम। और इस एसपीएम के अंदर एक बात और, इस एसपीएम के अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है इस हाइट तक। मतलब इस पूरे बर्तन में भरा हुआ क्या है? सॉल्यूशन। जो सॉल्वेंट लिए हैं वही सॉल्वेंट यहाँ भी है, बस उसमें हम थोड़ा चीनी या यूरिया समथिंग कुछ डाल दिए होंगे सॉल्यूट के रूप में। तो यह है आपका सॉल्यूशन। और ये बर्तन ऊपर से बंद होता है। ये जो पार्ट है ना इसका, ये बंद बंद पार्ट है, मतलब क्लोज्ड है वो ऊपर। आगे सुनिए, इसमें जो है ना ये लेंथ का मार्क किया हुआ रहता है सेंटीमीटर में, जैसे स्केल में रहता है ना मार्क किया हुआ, उसी तरह से उसमें मार्क किया हुआ रहता है। अब चूंकि ये प्योर वाटर है तो निश्चित है कि प्योर वाटर है तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। किससे? सॉल्यूशन की तुलना में। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अधिक। हम क्या किए थे, इस बर्तन को इस तरह से सेट किए थे उलट पलट के, इसमें मतलब एसपीएम को संपर्क में रखे हैं प्योर वाटर के, और इस तरह से रखे थे कि इसका हाइट और इसका हाइट शुरू में समान था। और इतना करने के बाद हम क्या किए, उसको वहीं पर फिक्स कर दिए। आप देखेंगे कि फिक्स करने के बाद धीरे धीरे ये जो हाइट है ना सॉल्यूशन का, ये हाइट ऊपर चढ़ने लगता है। और जहाँ तक चढ़ा वो वैल्यू क्या कहलाता है? h। और h ये एक लेंथ होता है जो जनरली आपको सेंटीमीटर में 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर में रहेगा। सवाल ये उठता है कि ये लेंथ चढ़ा कैसे? यानी ये जो सॉल्यूशन का लेवल अभी यहाँ तक था वही सॉल्यूशन का लेवल अब अप होके पहुँच गया यहाँ पर। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? बात सिंपल सी है, ये प्योर वाटर है, वेपर प्रेशर अधिक, ये सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर कम। वेपर प्रेशर में दोनों जगह डिफरेंस है, तो निश्चित है ऑस्मोसिस की घटना हो जाएगी। ऑस्मोसिस की घटना होगी तो उसमें होता क्या है? ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होने लगता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन या फिर प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन साइड, ओके, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड। तो प्योर सॉल्वेंट से वाटर का मॉलिक्यूल इसमें जाना शुरू करेगा एसपीएम के थ्रू। तो जैसे ही वाटर यदि प्रेशर एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप करके इसको अंदर किया तो निश्चित है कि ये लेवल क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। ऊपर बर्तन बंद है, लेवल बढ़ेगा तो आपको क्या लगता है अंदर का प्रेशर बैठा रहेगा? अंदर का प्रेशर भी बढ़ेगा। और ये तब तक लेवल ऊपर जाता रहेगा जब तक कि वहाँ का प्रेशर इसके वेपर प्रेशर के बराबर ना हो जाए। जैसे ही प्रेशर दोनों का समान होगा, वाटर मॉलिक्यूल का जो नेट मूवमेंट है वह जीरो हो जाएगा और ऑस्मोसिस की जो घटना है वह रुक जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये जो सॉल्यूशन का जो हाइट बढ़ा, तो हाइट बढ़ने के कारण ही नहीं यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हुआ होगा। यही प्रेशर कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और यही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। और ये डेवलप क्यों हुआ है? टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, इसीलिए ये ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। फिजिक्स में एक फॉर्मूला हाइड्रोस्टैटिक, वहाँ पर आप पढ़िएगा ना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फिजिक्स में, तो वहाँ का कंसेप्ट अलग है। वहाँ पर आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं पाई बराबर एच रो जी। यदि आप ये फॉर्मूला पढ़ लिए तो ठीक है, नहीं पढ़े तो जिनसे भी पढ़ते हैं आप उनसे नॉर्मली क्वेश्चन कीजिएगा कि सर ये क्या है, तो आपको समझा देंगे और हमसे बेहतर समझा देंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को। वो फिजिक्स वाला टर्म जो है वो, हम केमिस्ट्री वाले टर्म को थोड़ा और बढ़िया से अब समझाते हैं। पहले आप ये समझिए पाई क्या है। पाई जो है वह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। एच जो है यह हाइट ऑफ सॉल्यूशन है। ये रो है, रो ये विस्कोसिटी है। वहाँ पर ये होता है लिक्विड का विस्कोसिटी। हर लिक्विड का अपना कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होता है ना। लिक्विड में दो लेयर के बीच लगने वाला फ्रिक्शन ही विस्कोसिटी कहलाता है। ये सब बात आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, विस्कोसिटी वगैरह नहीं पढ़ाना है केमिस्ट्री में।
और ये जो जी है यह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसका वैल्यू आप जरूर याद किए होंगे स्मॉल जी का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एसआई में होता है और सीजीएस में होता है 980। डाइनर कैसे बोलने लगा रहे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना होता है। तो ये सब बात आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन अब इसी को हम यहाँ से केमिस्ट्री में चेंज करेंगे। आप एक काम कीजिए, अब पहले आप इस डेफिनेशन को समझ लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप, प्रेशर डेवलप हुआ है वहाँ पर, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन हाइट ऑफ सॉल्यूशन। और ये हाइट कैसे डेवलप हुआ या क्यों डेवलप हुआ? ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए। नहीं तो यदि लगातार बढ़ते रहेगा तो लगातार यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल ऊपर भागता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में यही एक्स्ट्रा प्रेशर क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप एक काम कीजिए, फिगर बना लीजिए, और ये फिजिक्स का फॉर्मूला है और इसी को थोड़ा सा हम केमिस्ट्री में चेंज करें। देखो इधर, पाई बराबर HdG, यहाँ ये फॉर्मूला ये होता है और इसी पर आपका सारा न्यूमेरिकल बनेगा। एनसीईआरटी में देखिएगा लिखा हुआ है इसके बारे में। पाई जो है वह ऑस्मोटिक प्रेशर है या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। H जो है वह हाइट ऑफ सॉल्यूशन है। ये D जो है ना, इस बार डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है। अंदर में जो सॉल्यूशन आप लिए हैं उसका डेंसिटी है D, और G वही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर G होगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दो में से कोई एक वैल्यू लेंगे। ये एक है SI में, एक है SI में और दूसरा है CGS में। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तब लेंगे जब हाइट ऑफ सॉल्यूशन किस में दिया हुआ रहे? मीटर में दिया हुआ रहे। तो वैसी स्थिति में डेंसिटी का भी नहीं यूनिट मीटर में जाएगा, वो ग्राम पर मीटर क्यूब में रहेगा तब। लेकिन ऐसा होता नहीं। इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे हम अपने सब्जेक्ट में, न्यूमेरिकल पर कैसे इसको अप्लाई करेंगे, इसके लिए आपको अभी बहुत सारा बात समझना पड़ेगा, तभी आप बना पाएंगे। नहीं तो सब चीज़ दिया हुआ रहेगा फिर भी आप गलती बना लेंगे। एक काम कीजिए, फिगर बनाइए, दोनों बात लिखिए और एक एक बात को हम यहाँ पर ढंग से समझाते हैं कि कैसे कौन किस यूनिट में रहेगा, क्वेश्चन कैसे करेगा, आपको सॉल्व कैसे करना है, कैसे आप इस तरह के क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। ये जो ग्रीन कलर से दिया हुआ है यहाँ लिख देना, ये SPM है। एक बार फिर से देखिए तो, G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर SI में होता है, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर CGS में होता है। D डेंसिटी है सॉल्यूशन का, जो जनरली ग्राम पर सीसी में दिया रहेगा। तो उस हिसाब से G का वैल्यू आप 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। H जो है वह हाइट ऑफ सॉल्यूशन है, जनरली यह आपको सेंटीमीटर में देगा, तो सब सेंटीमीटर में ही चल रहा है। इस हिसाब से पाई जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, यह भी CGS यूनिट में आएगा, और प्रेशर का CGS यूनिट 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। लेकिन प्रेशर का और भी कई यूनिट होता है जिसको हम आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। केमिस्ट्री में जनरली नहीं चलता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर या पास्कल, ये सब नहीं चलता है। केमिस्ट्री में चलता है ATM, mm ऑफ Hg, मतलब प्रेशर का यूनिट। तो हम एक काम करते हैं, सारे यूनिट्स को जोड़ने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है इसको समझ लेते हैं। काहे कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पूछेगा ATM में, और जब आप इस फॉर्मूला से निकालोगे तो आपको आएगा वो 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये जानना जरूरी है कि उस 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम ATM में कैसे चेंज करेंगे। पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए।
देखिए यहाँ याद कीजिए, आप ये सब आप जानते हैं। 1 ATM बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही प्रेशर का SI यूनिट, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही ना आप पास्कल कहते हैं। इसीलिए 1 ATM बराबर हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। और इसी पास्कल को आप जनरली इंडिकेट कर देते हैं किस चीज़ से? PA से। 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका कौन सा यूनिट है? CGS। तो ये SI यूनिट और CGS यूनिट प्रेशर का हुआ, लेकिन प्रेशर का कुछ और अदर यूनिट है जो केमिस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं, उसके बारे में भी लिख लें। जैसे 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। सेंटीमीटर ऑफ Hg भी प्रेशर का यूनिट है, और उसके साथ इसका ये रिलेशन है। इसी सेंटीमीटर को आप mm में चेंज कीजिएगा तो ये आ जाएगा 760 mm ऑफ Hg। आप याद कीजिए, कल हम इस यूनिट का चर्चा भी किए थे और बोले थे कि थोड़ा बहुत हम इसके बारे में आगे बता देंगे। वैसे 11th में बहुत डिटेल में ये सब बताया हुआ है। मिटा तो नीचे ये वाला पार्ट मिटा है, पहले लिखिए, नहीं लिखे हैं तो। ये सब रिलेशन आप हमेशा रट के रखिए, चूंकि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है इसका, जहाँ तहाँ आपको उलझा देगा। अभी जैसे इस फॉर्मूला पर कैलकुलेट करोगे ना, तो पाई का वैल्यू आपको आ जाएगा 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, और क्वेश्चन हमेशा आपको लेके भागेगा ATM में। और आप एक क्वेश्चन बनाइए ना, आपको अपने पता चल जाएगा कि यूनिट का एकदम शार्प नॉलेज यदि नहीं रहा तो आप कैसे फंस जाएंगे। सो वन ATM बराबर होता है 760 टॉ। mm ऑफ Hg को ही एक और नाम से जाना जाता है, टॉ बोलते हैं इसको। टॉर नहीं पढ़ते हैं इसको, टॉ पढ़ते हैं, ठीक है। और 1 ATM बराबर होता है 1.013 बार। तो इतना सारा यूनिट है। ATM और बार ऑलमोस्ट जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है समान ही होता है, बस हल्का सा अंतर होता है, लेकिन जो भी होता है परफेक्ट ये होता है जिसको आपको याद रखना है। अब देखिए, आप कई ATM, यदि ये सब का नॉलेज नहीं हो तो आप कहाँ उलझ जाएंगे। कल हम लोग पढ़े थे पाई बराबर CRT, याद है आपको? और आज हम लोग पढ़े हैं पाई बराबर HDG, पढ़े हैं ना? तो इस हिसाब से लगता है कि LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा, लेकिन जानते हैं कभी भी बराबर नहीं होगा। काहे बराबर नहीं होगा? ये पाई जो है यह ATM में निकला है, आप याद कीजिए कल, और ये जो पाई है वह डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकला है। तो पहले आप पाई का वैल्यू निकालिए डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, फिर उसको ATM में चेंज कीजिए, तब जाके ये इसके बराबर होगा, ऐसे बराबर नहीं होगा। और इसी तरह का एक क्वेश्चन शायद 71 नंबर है जिसमें आप फंसेंगे, उलझेंगे, यदि आप ये नहीं जानेंगे तब। उम्मीद करते हैं अब आपको इसमें नहीं फंसना चाहिए। यहाँ तक लिख लिए, हेडिंग डालिए, लिखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सुनिए, आइसो का मतलब होता है सेम, और यहाँ पर टॉनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से। वैसे दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में सेम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं?
isotonic solution. It means it is defined as two solution having same value of osmotic pressure is called isotonic solution. लिखिए नीचे तो देख, two or more solution having same value of two or more solution having same value of osmotic pressure is called isotonic solution. देखिए यहाँ मान लीजिए यह पहला सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है। इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी C1 है और इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर T1 है और ये सॉल्यूशन नंबर 1 है। एक और सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, कंसंट्रेशन C2 है और टेम्परेचर T2 है। यदि इस दोनों सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक मानते हैं तो पाई 1 पाई 2 आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। पाई बराबर कल हम लोग क्या पढ़े हैं, CRT। तब तो इस पाई के बदले भी CRT लिख सकते हैं, इस पाई के बदले भी CRT लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा CRT बराबर CRT, लेकिन C1 T1 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा C2 T2, क्योंकि आप वहाँ पर माने हुए हैं ना पाई और C को। लेकिन R में तो आप R1 R2 नहीं कर सकते हैं, वो तो कांस्टेंट है, वो सब सॉल्यूशन के लिए सेम रहेगा। तो R से R कट जाएगा और बचेगा यहाँ पर C1 T1 बराबर C2 T2। यह बात सिर्फ हम किसके लिए लिख सकते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए C1 T1 बराबर C2 T2 हुआ। यदि मान लीजिए दोनों सॉल्यूशन का टेम्परेचर सेम हो जाए तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं एट सेम टेम्परेचर, C, तब तो C1 बराबर C2 हो जाएगा, क्योंकि जब टेम्परेचर भी आपस में समान हो गया तो टेम्परेचर भी कट जाएगा। तो C1 इज इक्वल टू C2। अब देखिए C को हम लोग लिख सकते हैं NYV, तो इधर भी हम लोग NYV लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा N1V1, यहाँ लिखना पड़ेगा N2V2। बताइए तो N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 1, और V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर में, वो तो आप समझ ही रहे हैं। अब N नंबर ऑफ मोल्स है जिसको हम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में लेके जा सकते हैं, तो ये W/M हो जाएगा N के बदले, तो ये हो जाएगा W1/M1। तब तो ये W1M1 V1 बराबर हो जाएगा W2M2 V2। बट दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन एट सेम टेम्परेचर। दो कंडीशन है, आइसोटोनिक होना चाहिए, टेम्परेचर सेम होना चाहिए। यदि क्वेश्चन में टेम्परेचर का चर्चा नहीं किया तो समझ लीजिए टेम्परेचर आपस में समान है। बाद बाकी जो जैसे यूज में आएगा वो देख लें। उतारिए। इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चन नंबर 72 बनेगा जो आपके असाइनमेंट में है। कल छोड़ा गया था ना दो क्वेश्चन, 71 और 72। 71 बनेगा पिछला जो थ्योरी हम लोग पढ़े, पाई बराबर HDG और पाई बराबर CRT, दोनों का कंबाइंड फॉर्मेट है। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है, वो यूनिट का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा।
और ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी कुछ ना कुछ बात है, आप बनाइएगा तो आपको अपने एहसास हो जाएगा कि आप कुछ उलझ रहे हैं, तो बाद में उसको देख लेंगे। लेकिन अभी भी कुछ और बात है जिसको देखना है। यहां पर ये दो ऐसा सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में सेम है, तो सेम है तो ये बात हुआ। अब थोड़ा ये सोचें कि ऑस्मोटिक प्रेशर दो सॉल्यूशन है और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है। सेम नहीं है तो क्या होगा, एक का ज़्यादा होगा दूसरे का कम होगा। इसी में आपको एक नया टॉपिक पढ़ने के लिए आता है जिसमें हम पढ़ते हैं हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। हाइपो का मतलब कम होता है और हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है। दो सॉल्यूशन में जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वह कहलाता है हाइपरटोनिक, और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होगा वह कहलाता है हाइपरटोनिक। और समान हुआ तो तब तो दोनों कंबाइंड फॉर्मेट में आके कहलाता है आइसोटोनिक। तो एक्चुअली हमारा अगला टॉपिक है ये। अब हम सिर्फ फिगर मिटा रहे हैं ऊपर। देखिए, पढ़ाई के वक्त थोड़ा शांत रहा कीजिए, अदरवाइज यदि आप हल्ला करते रहेंगे, बतियाते रहेंगे तो मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ता रहेगा और हम अपने काम में बाधित होंगे, तब हम आपको पूरी तरह बाधित कर देंगे। आप नहीं समझते हैं ये अलग बात है, एक आध दिन मार देख लोगे। 11th में जो जो यहाँ पढ़ा है वो मार देखे हुए है, इसलिए वो सब छटपट नहीं करता है। सब छटपट करता है जो नया नया आया है, वो मुंह कान फाड़ देंगे मारते मारते। मार बहुत बेहुदा की तरह लगता है, वो आदमी वाला मारे नहीं लगता है। मार लगेगा तो बढ़िया से लगेगा, एकदम मन तृप्त हो जाएगा, लगेगा कि नहीं लगा है, फील करोगे ऐसा लगेगा। और देखिए, हम ऊपर वाले से हमेशा ये प्रार्थना करते रहते हैं कि हमको छड़ी पकड़ने की नौबत ना पड़े, क्योंकि छड़ी पकड़ने के बाद हम अपने आप की भी नहीं सुन पाते हैं, हमको उसको समझ में ही फिर नहीं आता है। फिर या तो तुम नहीं तो फिर हम, दो में से कोई एक ही रहेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप नौटंकी मत किया कीजिए क्लास में। आपको बात करना है, ऑफिस में जाइए, सोफ़ा लगा हुआ है, आराम से बैठिए, वहाँ पर फैन लगा लीजिए, आराम से बैठ के बात कीजिए, रिलैक्स होकर बात कीजिए, और फ्री हैं आप। अरे कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है पढ़ना। अब ऐसा थोड़ी है कि कुत्ता के गला में घंटी लगा दिया गया, उसको एकदम टंटाना ही है, कुछ ऐसा थोड़ी है। तुम्हारा इच्छा होगा पढ़ने का पढ़ो, नहीं इच्छा होगा नहीं पढ़ो। तुमको लगता है कि यहाँ आके खिस्सा ही करना है, अच्छा है, पेमेंट पूरा कर दो, पेमेंटवा जरूरी है, यहाँ आके खिस्सा भी करोगे पेमेंट लगेगा तुमको। आराम से ऑफिस में जाके सोफ़ा पर जाके बैठिए, और आज के बाद बात आते देखेंगे तो यही काम करेंगे भी हम, ऑफिस में ले जाके सोफ़ा पर बैठा देंगे। एक दो दिन सोचेंगे कि आपको सुधार दें, नहीं सुधरिएगा तब तो अंतिम विकल्प हमारे पास है, उसका जिस दिन यूज करेंगे दोबारा वो खिस्सा के लाइक छोड़ेंगे नहीं। समझाते रहते हैं, लगता है दूर सारे हैं, ऐसा ही है, बोल रहे हैं, उनका काम है बोलना, वो अपना काम कर रहे हैं। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। अब देखिए होता क्या है, आप जब हल्ला गुल्ला करते हैं ना तो यहाँ मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ता है। अरे हम भी आदमी है ना, मेमोरी कार्ड नहीं है ना कि यहाँ आए खुल गए और एकदम कोमा सहित उतरवाते जा रहे हैं। चीज़ें सीक्वेंस में चलती है, तुम खिस्सा करते रहोगे, हम डेविएट होते रहेंगे, मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ता रहेगा, चीज़ें स्लिप करती रहेगी दिमाग से, फिर आप क्वालिटी एजुकेशन की बात कर ही नहीं सकते, कुछ से कुछ छूटता रहेगा, हो गया फिर नौटंकी। बाद में न्यूमेरिकल बनाने में आप ही को परेशानी होगा, फिर कहेंगे ये नहीं बताया, कहिएगा नहीं, हो सकता है छूट गया। तब आपको तो लगता है कि सर एकदम पढ़ लेबे किए हैं, इनको सब यादें है अपना, ठीक है, बोर्ड लगा देवे कि इतना बड़ा माइक्रोफोन सब लगा हुआ है, कितना मज़ा में मस्ती में पढ़ाते रहते। अरे एक दिन इस मंच पढ़ा के एक दिन पढ़ा लो ना, जितना पढ़ा दिए उसमें कुछ बात यदि समझा हुआ है तो थोड़ा यहाँ के समझा के देखो कि क्या मेहनत लगता है पढ़ाने में, शायद तब एहसास हो जाएगा कि हमारा गुस्सा जायज़ है। लेकिन इस बात को तुम समझ नहीं पा रहे हो, चूंकि प्रैक्टिकली हमारे मेहनत को तुम समझ ही नहीं पाते हो, हमारे या हमारे जैसे टीचर के। हेडिंग डालेंगे हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक।
जो बदमाशी करता है ना, हम उसको नज़र पर रख लेते हैं कि कौन है। बदला था हम आज न कल ले ही लेंगे। महीना 2 महीना के बाद वो मार लगता है उस गलती के कारण जो तुम 1.5 महीना पहले करते हो। और दिमाग में रहा है पूरा कंप्यूटर, सो जान लो हम स्कैन बड़ा भयानक करते हैं। तुमको लगता होगा कि हम भूल जाएंगे, सब घूम फिर के हम वसूल लेंगे ना तुमसे। ख़त्म होने न दो। 2-4 को न्यूमेरिकल पूछेंगे बोर्ड पर बुला के, यहीं धोएंगे रिकॉर्डिंग पर, वीडियो पब्लिक कर देंगे। हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिखिए तो नीचे रो देखिए। वन ऑफ द टू सॉल्यूशन हैविंग one of the two solution having one of the two solution having lower value of osmotic pressure is called अच्छा उल्टा लिखा गया है, लिख लीजिए इसको, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। देखो टॉपिक के मुताबिक डिफिनेशन थोड़ा उल्टा चल रहा है, ध्यान रखना इस बात का। इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक बार फिर से बोल रहे हैं, वन ऑफ द टू सॉल्यूशन हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक वो सॉल्यूशन कहलाता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। नीचे रो देखिए, लिखिए, उल्टा करके इसी को लिख लीजिए। वन ऑफ द टू सॉल्यूशन हैविंग हायर वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वन ऑफ द टू सॉल्यूशन हैविंग हायर वैल्यू ऑफ osmotic pressure is called hypertonic solution। एक चीज देखिए आप यहाँ, सेम टेम्परेचर पर C1 C2 के बराबर हो गया था, कब? जब सॉल्यूशन आइसोटोनिक था तब। यदि आइसोटोनिक नहीं होगा तब क्या होगा? तब ये बराबर नहीं होगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा? इट मीन्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज़ हायर वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन एट सेम टेम्परेचर। नहीं समझे इस बात को? दो सॉल्यूशन में यदि आप कंपैरिजन कर रहे हैं, टेम्परेचर यदि सेम है तो वह सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। समझ में आई बात? तो आप देखिएगा बुक में कभी कभी ना इसका डेफिनेशन कंसंट्रेशन के टर्म में लेके चला जाता है। आपको ऐसे कह देगा, वन ऑफ द टू सॉल्यूशन हैविंग हायर वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन एट सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक एंड लोअर वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन एट सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो ये दोनों डेफिनेशन सेम है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदला है लेकिन कंसेप्ट दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। आप चाहें तो इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। अब बस एक लाइन लिख लीजिए नीचे एरो नोट करके लिखेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज हायर वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन एट सेम टेम्परेचर। और एक बात और आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आइसोटोनिक की बात आए या हाइपर और हाइपोटोनिक की बात आए, कम से कम कितना सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए? 2। अरे 2 सॉल्यूशन रहेगा तब ना आप कंपैरिजन करेंगे तो दोनों का बराबर है या दोनों का बराबर नहीं है। बराबर है तो वो दोनों कंबाइंड फॉर्मेट में आइसोटोनिक कहलाता है। फिर ये रिलेशन निकलता है जो अभी भी बोर्ड पर लिखा हुआ है। और यदि बराबर नहीं है तो एक कहलाता है हाइपरटोनिक और फिर दूसरा कहलाता है हाइपोटोनिक। और इसका कोई डेरिवेशन या कोई ये है नहीं, कोई रिलेशन है ही नहीं। ज़्यादा होता है क्या होगा, ज़्यादा क्या नहीं होगा, वो तो नॉर्मल कैलकुलेशन से निकल जाता है।
इस चैप्टर का पहला पार्ट पूरी तरह समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्लास में आप न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए होमवर्क के रूप में, 71 और 72 शायद बचा हुआ था। ये दोनों न्यूमेरिकल आपको बना के लाना है। कल 4 दिए थे, आज 2, टोटल कितना हुआ 6। कल इसको सॉल्व करने में हमको मुश्किल से 10 मिनट का समय लगेगा। हम एक तरफ से सब क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। वैसे यदि आप 4 क्वेश्चन बनाए होंगे तो उम्मीद करते हैं आपसे क्वेश्चन बना होगा। कल सबका हम आंसर भी बता देंगे और जो नहीं बनेगा आपसे हम बता भी देंगे। कल से इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थोड़ा हमारी बात सुन लीजिए, ब्रेक को बाद में संभालिएगा। सॉल्यूशन में जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं कल सब बढ़िया से रिवीजन करके आइएगा, समझ में आएगा। नहीं तो कुछ समझ में अगला 10 क्लास नहीं आएगा। यदि आप रिवीजन करके नहीं आते हैं या आपका क्लास छूटा हुआ है या आप लेट से ज्वाइन किए हैं, ऐसी स्थिति में अब आपको केमिस्ट्री 10 दिन के बाद समझ में आएगी, जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा तब। वो भी 4-5 दिन छोड़ दोगे नया चैप्टर में तो फिर 1 आध महीना के बाद देख लेंगे फिर।